हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी आपके साथ में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 7th टू 9th मई के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, इस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश, इंडिया और वर्ल्ड की मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़। साथ ही साथ ये पूरी करंट अफेयर सीरीज आपको डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एमपीपीएससी, एसएससी, पुलिस एग्जाम या रेलवे एग्जाम या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिनमें करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो या ऐसे एग्जाम जिनमें करंट अफेयर्स आता हो, ऐसे सभी एग्जाम्स के लिए ये पर्टिकुलर सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। क्योंकि इस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स को ही डिस्कस करते हैं। इस वजह से कंटेंट थोड़ा कम होता है, और कंटेंट अगर कम है और बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की है, तो आपके एग्जाम में उन पर्टिकुलर टॉपिक्स से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, यानी संभावना बहुत ज्यादा होती है। इस वजह से इस पूरे सेशन का कोई भी पार्ट आपको स्किप नहीं करना है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा सेशन जरूर पसंद आएगा। साथ ही साथ मुझे ये भी उम्मीद है कि आप इस पर्टिकुलर सेशन को लाइक शेयर जरूर कर देंगे। बात करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज के बारे में। आज की हमारी फर्स्ट न्यूज है, रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती हाल ही में सेलिब्रेट की गई। कब मनाई जाती है? तो ये 7 मई को प्रत्येक साल मनाई जाती है। और इस वर्ष कौन से नंबर की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई रविन्द्रनाथ टैगोर जी की? तो ध्यान रखना है आपको, 163वीं बर्थ जयंती सेलिब्रेट की गई है। एज इट इज आपको ध्यान रखना है 7 मई को इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था सन 1861 में, और ये एक बहुत ही फेमस कवि हैं, यानी पोएट हैं, लिटरेटर हैं, फिलोसोफर हैं, और एशिया के फर्स्ट और पहले नॉन यूरोपियन नोबेल लॉरिएट हैं, यानी कि पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता। इनकी कौन सी रचना के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आप सभी को ये वाली बात तो पता होगी, और अगर नहीं पता तो आपको पता होनी चाहिए। गीतांजलि किसी लड़की का नाम नहीं है, गीतांजलि इनकी रचना का नाम है। बहुत ही फेमस रचना है इनकी, जिसकी वजह से इन्हें वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही साथ इन्होंने अपनी पहली पोएम वर्ष 16 की उम्र में भानु सिम्हा के नाम की लिखी थी। यानी सोचिए, जिस समय आप 10th या 11th कर रहे थे, यानी बोर्ड एग्जाम्स में बिजी थे, तब उस समय आपके मन में सिर्फ एक टेंशन होती थी कि भाई बोर्ड एग्जाम दे लेते हैं तो बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, तो बहुत तारीफ होगी। मतलब पूरा का पूरा फोकस आपका बोर्ड एग्जाम्स के ऊपर था। आपके पेरेंट्स का भी पूरा फोकस बोर्ड एग्जाम्स पर रहा होगा। लेकिन उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर जी कविता लिख रहे थे। आप सोचिए, 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी एक कविता लिखी। यहाँ पर आपको वही सारा कंटेंट हिंदी में भी मिलने वाला है, तो परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। 163वीं जन्म जयंती मनाई गई है, ध्यान रखना है इस बार 2024 में। इसके अलावा 2 देशों के लिए उन्होंने राष्ट्रगान दिया है, भारत के लिए जनगण मन और बांग्लादेश के लिए अमार सोनार बांग्ला। अमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा इनकी कुछ उपाधियां हैं, गुरुदेव, कवि गुरु और विश्व कवि जैसी उपाधियां इन्हें प्राप्त हैं। यानी कि ये जो पर्टिकुलर उपाधियां ये किसने दी है? ये लोगों ने दी है इन्हें। इसके अलावा 7 अगस्त 1941 में उनकी मृत्यु हुई, और उन्होंने उपन्यास, नाटक और लघु कथाएं लिखी, जिनमें चित्रा और द पोस्ट ऑफिस नाटक भी शामिल है। ठीक है? तो इस पर्टिकुलर स्लाइड से या इस पर्टिकुलर या इस पर्टिकुलर न्यूज़ से आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। बात करते हैं अगली इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। अगली इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जोस रॉल मोलिनो विन्स पनामा's प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। हाल ही में पनामा पनामा जो कि नॉर्थ कॉन्टिनेंट में एक देश है, एज इट इज आपको पता होना चाहिए, पनामा नाम का देश, जिसकी कैपिटल है पनामा सिटी। तो इसकी कैपिटल यहाँ पर लिखी हुई है, आप सभी को ध्यान रखना है, इसकी कैपिटल है पनामा सिटी। यहाँ पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए, जिसमें मोलिनो साहब ने ये इलेक्शन जीता, और वो अब बन जाएंगे वहां के राष्ट्रपति। तो ध्यान रखना है, मोलिनो जी का नाम, मुलीनो जी लीन होकर, देख सकते हैं आप, बिल्कुल लीन हो चुके हैं जब से राष्ट्रपति बने हैं, लीन हो गए हैं। तो इस तरीके से आपको ट्रिक के माध्यम से याद रखना है, मुलीनो जी लीन हो गए हैं, पनामा के नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं एज इट इज। इसके अलावा पनामा से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट और क्वेश्चन मैंने कई बार एग्जाम में नोटिस किया है, इस पर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पर्टिकुलर देश है। ये पर्टिकुलर देश 2 महासागर को कनेक्ट करता है, ध्यान रखना है, ये 2 महासागर को कनेक्ट करता है। वो कौन से महासागर है? तो एक है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशन,
और साथ ही साथ पैसिफिक ओशन को ये क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो ये दोनों बातें आप सभी ध्यान रखेंगे। यहाँ की करेंसी के बारे में अगर बात करें तो यहाँ की करेंसी है बल्बोआ और यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, ठीक है? एज़ इट इज़ आपको ध्यान रखना है। बहुत ही खूबसूरत शहर है पनामा। चलिए, बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। तो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इसरो कंप्लीट्स की टेस्ट फॉर इंडियाज़ फर्स्ट सेमी क्रायोजेनिक इंजन। हाल ही में इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया यानी भारत का पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन की टेस्टिंग की है। ठीक है? तो बात करें सबसे पहले इसरो के बारे में, तो इसरो का हेडक्वार्टर हमें पता होना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, जिसका फाउंडेशन 15 अगस्त 1969 में विक्रम अंबालाल साराभाई जी के द्वारा किया गया, जिसके करंट डायरेक्टर कौन है? एस सोमनाथ साहब हैं। एज़ इट इज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये पर्टिकुलर टेस्टिंग कहाँ की गई? तो महेंद्रगिरी में आईपीआरसी में इसकी टेस्टिंग की गई है। एज़ इट इज़ ध्यान रखना है। ये जो पर्टिकुलर स्पेस एजेंसी है वो डेवलप कर रही है सेमी क्रायोजेनिक इंजन, जो कि वर्क करता है प्रोपेलेंट कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन और केरोसिन। तो ध्यान रखना है सेमी क्रायोजेनिक इंजन किन 2 चीज़ों इनमें कौन से 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स या कौन सी 2 चीज़ें इसमें शामिल हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो लिक्विड ऑक्सीजन ये प्रमुख फैक्टर्स आपको ध्यान रखना है, साथ ही साथ केरोसिन, ठीक है? इनसे बना होता है ये पर्टिकुलर इंजन, जिस जो कि एलवीएम मार्क 3 में यूज़ होने वाला है और फ्यूचर लॉन्च व्हीकल्स जितने भी होंगे वहाँ पर ये यूज़ होगा। तो बात करें, यही सारी चीज़ें आपको हिंदी में मिल जाएँगी, तो सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी को पता चल गई क्या-क्या चीज़ें हैं, उन्हीं सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो सेमी क्रायोजेनिक इंजन 2 पर्टिकुलर फैक्टर्स इसमें काम करते हैं, लिक्विड ऑक्सीजन यानी तरल ऑक्सीजन और केरोसिन 2 के प्रणोदक संयोजन पर ये काम करता है और साथ ही साथ इसकी टेस्टिंग कहाँ की गई? तो ये आपको ध्यान रखना है, तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसकी टेस्टिंग की गई। ठीक है? बाकी सारी इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पर दी हुई है। चलिए, बात करते हैं अगली इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। अगली इम्पोर्टेंट न्यूज़ है 2024 मैड्रिड ओपन किया गया। मैड्रिड क्या है? एक टेनिस टूर्नामेंट है, ध्यान रखना है। एक टेनिस टूर्नामेंट है। इस पर्टिकुलर टेनिस टूर्नामेंट में खिताब किसने जीता है? ईगा स्वियातेक और एंड्रे रुब्लेव ने जीता है। एज़ इट इज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये दोनों पर्टिकुलर पर्सनैलिटी का नाम सिर्फ़ आपको ध्यान रखना है। ये दोनों टेनिस प्लेयर हैं, ठीक है? यही बातें यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में दी गई हैं, तो आप बिल्कुल आसानी से पढ़ सकते हैं। 2 नाम आपको ध्यान रखना है, इगा स्वियातेक और एंड्रे रुब्लेव, ठीक है? चलिए, बात करें अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में, तो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है करीना कपूर खान अपॉइंटेड एज़ नेशनल एम्बेसडर फॉर यूनिसेफ इंडिया। यूनिसेफ इंडिया की नई नेशनल एम्बेसडर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो करीना कपूर खान जी को नियुक्त किया गया है। अगर बात करें यूनिसेफ के बारे में, तो यूनिसेफ का क्रिएशन 1946 में किया गया था एज इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड आईसीईएफ के तौर पर बाय यूएन रिलीफ रिहैबिलिटेशन एडमिनिस्ट्रेशन टू हेल्प चिल्ड्रन अफेक्टेड बाय वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जितने भी चिल्ड्रंस इफेक्ट हुए थे उन सभी के रिहैबिलिटेशन का एक प्रोग्राम चलाया गया यूएन रिलीफ रिहैबिलिटेशन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा और नाम रखा गया उस समय संस्था का इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, जिसका क्रिएशन 1946 में किया गया। बाद में यूनिसेफ बिकेम अ परमानेंट पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन 1953। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है, यह यूनाइटेड नेशन का पार्ट कब बना? 1953 में बना। द नेम वाज शॉर्टेंड टू यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड बट इट इज स्टिल रिफर्ड टू एज अ यूनिसेफ, है ना? इसका फुल फॉर्म तो आपको ध्यान ही रखना है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, लेकिन इसे यूनिसेफ कहा जाता है। अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर पीस इन 1965 फॉर प्रमोशन ऑफ ब्रदरहुड अमंग द नेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है। ये आपको ध्यान रखना है। फिलहाल इस पर्टिकुलर न्यूज़ से सिर्फ 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्या ये बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी हैं, बहुत बार हम लोग देते हैं इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आपको थोड़ी-थोड़ी चीज़ें आप जो आप देखते हैं ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड में आप पढ़ते हैं, तो आपको थोड़ा-थोड़ा चीज़ें याद रहती हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिन पर आपको बिल्कुल हाइलाइटेड रहना है, वो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है? तो करीना कपूर खान जी को यूनिसेफ इंडिया का नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में। चलिए, बात करते हैं, यही सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हिंदी में भी दी गई है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बात करें अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में, तो फ्लर्ट न्यू कोविड वेरिएंट्स इंक्रीज कंसर्न्स इन यूएस। भाई अमेरिका में हुआ क्या? फ्लर्ट नाम का नया कोविड-19 वेरिएंट बहुत तेज़ी से फैल रहा है। कोविड-19 से तो आप परिचित होंगे। कोविड-19 जो कि पूरे वर्ल्ड में हाहाकार मचा चुका है। 2019 से लेकर 2021 तक का समय जिस तरीके से लोगों ने बिताया,
वो अपने आप में भयावह था। और उसी कोविड-19 को हम लोग आज पढ़ रहे हैं, अपने सिलेबस में डिस्कस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें जागरूक होने की ज़रूरत है, जागरूकता लाने की ज़रूरत है, क्योंकि उस समय आपने जिस तरीके की भावना, जिस तरह का समाज में आपने देखा कि बहुत सारे लोग इसे अलग-अलग तरीके से देख रहे थे कि ये तो कुछ नहीं है, ये तो ऐसे ही है। लोग बहुत सारे शहर में वैक्सीन लगाने के लिए भाग रहे थे, वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे और बहुत सारे लोगों ने नहीं भी लगवाई हैं। कई लोगों ने नहीं नहीं लगवाई हैं और लेकिन लगवाना चाहिए था। स्पेसिफिकली जो ऐसे व्यक्ति जिनकी आयु ज़्यादा है, उनमें से कई लोगों को समझाना काफ़ी कठिन रहा है, ऐसा मुझे समझ में आया है। यूथ बहुत ही आसानी से इन सारी चीज़ों को अडॉप्ट किया है यूथ्स ने और इसी वजह से ये जो पर्टिकुलर मिशन है कोविड-19 का जो वैक्सिनेशन मिशन हमारे भारत में चलाया गया, वो बहुत ही सफल रहा, जिसकी वजह से कोविड-19 का जो खतरा था, वो पूरी तरीके से आप ऐसा कहें कंट्रोल में आ पाया। और एक नया वेरिएंट हमें पढ़ने को मिल रहा है, वो है फ्लर्ट। आप सभी का फेवरेट शब्द हो सकता है फ्लर्ट, मुझे पूरी उम्मीद है। तो फ्लर्ट नाम का ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट है, ये अमेरिका में कंसर्न का इश्यू बन गया है, क्योंकि वहाँ पर बहुत तेज़ी से ये फैल रहा है। ओमिक्रॉन JN.1 के भीतर कोविड-19 वेरिएंट की एक श्रृंखला, जिसे फ्लर्ट के रूप में जाना जाता है, जिसमें KP2 के KP11 वेरिएंट शामिल है, संयुक्त राज्य अमेरिका में तेज़ी से फैल रहा है, नए परिवर्तन प्रदर्शित कर रहा है, जो उसकी संक्रामकता को बढ़ाते हैं। लक्षण काफ़ी हद तक अन्य ओमिक्रॉन संक्रमणों के समान है और ये अस्पताल में भर्ती होने की दर अभी क्या है? कम है। तो आप कह सकते हैं, लेकिन अभी इस पर्टिकुलर न्यूज़ से इम्पोर्टेंट क्या था? बस इतना इम्पोर्टेंट था कि एक पर्टिकुलर वेरिएंट है फ्लर्ट। कभी आ जाए कि इनमें से कौन-सा वेरिएंट कोविड-19 का है, तो आप ऐसा ना हो कि फ्लर्ट नाम देख के ऐसा सोचें कि अरे भाई ये तो हो ही नहीं सकता, है ना? तो बस इस वज़ह से ये न्यूज़ डाली थी, बाकी तो आप सभी को पता है इसमें से कोई भी चीज़ इतनी ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है। बात करते हैं अगली इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। अगली इम्पोर्टेंट न्यूज़ है इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स सेट फॉर द 3rd स्पेस फ्लाइट। अब ये न्यूज़ अपने आप में बहुत चर्चा में रही और क्योंकि सुनीता विलियम्स भारतीय अमेरिकन एस्ट्रोनॉट हैं, तीसरी बार स्पेस फ्लाइट में जाने वाली हैं, तीसरी बार, एक बार नहीं भाई, 3rd टाइम स्पेस फ्लाइट में ये जाने वाली हैं। इस वजह से ये चर्चा का विषय बन गई और इम्पोर्टेंट भी हैं। इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। तो सुनीता विलियम्स तीसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान की पहली चालक दल परीक्षण उड़ान में पायलट के रूप में ये सम्मिलित होने वाली हैं। बोइंग का स्टारलाइनर फ्लोरिडा के केप कैनावेरल से उड़ान भरेगा और स्टारलाइनर विलियम्स 58 साल की हैं और बुच विल्मोर को कम पृथ्वी की कक्षा में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर ले जाएगा। ये जो पर्टिकुलर आपको यहाँ पर इमेज दिख रही है, ये जो पर्टिकुलर इमेज है, ये है बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान की, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। सुनीता विलियम्स तीसरी बार जाने वाली हैं अंतरिक्ष में। ये भारतीय अमेरिकी हैं, तो इस वजह से इनका नाम आप सभी को ध्यान रखना है। बोइंग स्टारलाइनर की बात करें, यानी इस पर्टिकुलर इस यान की बात करें, तो स्टारलाइनर में अधिकतम 7 अंतरिक्ष यात्री रह सकते हैं। स्टारलाइनर में एक अभिनव वेललेस संरचना है और 6 महीने के टर्न अराउंड समय के साथ 10 बार तक पुनः प्रयोज्य है। इसके अलावा 16 सितंबर 2014 को नासा ने घोषणा की कि उसने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक ले जाने के लिए स्पेस एक्स और बोइंग को अनुबंध किया है। सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये पर्टिकुलर नाम आपको याद रखना है, ठीक है? अब इसकी खासियत क्या है? खासियत आप सिर्फ इतना याद रख सकते हैं कि 7 अंतरिक्ष यात्री इसमें रह सकते हैं, बाकी चीजें आप स्किप कीजिए। लेकिन ये न्यूज़ एक दिन पहले, यानी कि कल एक न्यूज़ आई जो कि अपने आप में बहुत बड़ी न्यूज़ थी, वो ये थी कि सुनीता विलियम्स पायलटेड बोइंग स्टारलाइनर टेस्ट फ्लाइट पोस्टपोन्ड आफ्टर एटलस रॉकेट ग्लिच। एटलस रॉकेट के ग्लिच के कारण, यानी इस पर्टिकुलरली थोड़ा-सा ग्लिच आया इसकी मशीनरी में, इस वजह से ये जो पर्टिकुलर मिशन है थोड़ा-सा पोस्टपोन कर दिया गया है। लेकिन जाएगा ज़रूर, सुनीता विलियम्स जी ज़रूर जाएँगी, है ना? जो कि एक भारतीय अमेरिकी हैं। इनका नाम आप सभी को ध्यान रखना है। तो जानते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। अच्छा, न्यूज़ हमारी खत्म हो चुकी है, बात करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में। एक बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन मेरे ध्यान में आया है, वो ये है कि दस्तलिक नाम की एक एक्सरसाइज़ है। दस्तलिक नाम की एक एक्सरसाइज़ है, ये किन 2 देशों के बीच की एक्सरसाइज़ है? ये आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके अलावा सेकंड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि आप सभी को बताना है, वो ये है
गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किन 2 राज्यों की सीमा पर है? इसका जवाब भी आप कहाँ देंगे? कमेंट सेक्शन में देंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा सेशन पसंद आया होगा और आप इस पूरे सेशन का लाभ ज़रूर उठा पाएँगे और लगातार अगर आप सीरीज़ से जुड़े रहेंगे तो आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स से आप अपडेट रहेंगे। साथ ही साथ आप मुझे इन पर्टिकुलर सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो या फेसबुक हो। यहाँ पर मैं रील्स के माध्यम से कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी को देने का प्रयास करता हूँ। इस पर्टिकुलर सेशन की पीडीएफ आपको स्टडी आपके साथ नाम का टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और सबसे इम्पोर्टेंट बात मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, टाटा, बाय-बाय।